आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत अब दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्या भारत अब सच में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? क्या हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत के आम नागरिक पर क्या असर पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब अब हमारे पास सरकारी पुष्टि के साथ आ चुके हैं। तो चलिए समझते हैं जापान आखिर पिछड़ा क्यों, भारत ने यह मुकाम कैसे हासिल किया और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का असली मतलब क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि और आप देख रहे हैं द ग्लोबल भारत। चलिए शुरू करते हैं एक दमदार और ज्ञानवर्धक विश्लेषण। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब यह ऑफिशियल है कि भारत ने जापान को ओवरटेक कर लिया है और बन गया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यह स्टेटमेंट किसी और ने नहीं दिया बल्कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं वी.वी.आर. सुब्रमण्यम, उन्होंने खुद ही बताया है और उन्होंने आईएमएफ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बताया है। और मानना पड़ेगा यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत के लिए यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो ये दिखाता है कि आज के समय में ग्लोबल स्टेज पर भारत की आर्थिक कद कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने यह जानकारी नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ के ताजा आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि भारत जापान की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुका है। और ध्यान दीजिए, जीडीपी के आधार पर देशों की तुलना कर रहे हैं। जीडीपी में जो 5 टॉप 5 कंट्रीज हैं 2024 के डेटा के अनुसार अमेरिका है 28 ट्रिलियन डॉलर लेकर के पहले स्थान पर। दूसरे नंबर पर है चीन की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन डॉलर, फिर जर्मनी की है 4.5 ट्रिलियन डॉलर और उसके बाद में हमारा प्यारा भारत आ गया है 4.187 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद जापान को जो हमने पिछाड़ा है उसकी इकोनॉमी है 4.186 ट्रिलियन डॉलर। यानी भारत और जापान के बीच में अंतर बहुत कम है, सिर्फ $1 बिलियन का है। तो जरूरी यह है कि हम अपनी विकास की रफ्तार को बनाए रखें, क्योंकि अगर हमारी जीडीपी में थोड़ी सी गिरावट होती है तो जो जापान दोबारा हमसे आगे निकल जाएगा। तो अब जरूरी क्या है, यानी कि इस इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए जरूरी क्या है, हमें फोकस करना होगा किन चीज़ों पर? आर्थिक नीतियों की मजबूती पर, निवेश और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर, और सबसे अहम रोजगार और प्रोडक्शन को बढ़ाने पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बराबर लेकर के चल नहीं सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के इकोनॉमिस्ट एसेट्स यानी कि आर्थिक चढ़ाव के पीछे कई अहम कारण हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जीडीपी ग्रोथ में लगातार तेजी, भारत की जीडीपी रेट जो ग्रोथ रेट है वो लगातार मजबूत बनी हुई है। अगर हम बात करेंगे 2023-24 की तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6 रही, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं सबसे तेज है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 यानी कि इस वर्ष भारत की ग्रोथ रेट होगी 6.2% और अगले साल यानी 2026 में बढ़ करके यह 6.3 हो सकती है। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत एक स्थिर और लगातार ग्रोथ करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की, घरेलू रिफॉर्म्स की या इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन की बात हम करते हैं तो भारत ने बीते कुछ वर्षों में बड़े बड़े आर्थिक सुधार किए हैं। जैसे जीएसटी लागू हुआ है जिससे टैक्स सिस्टम एक जैसा हुआ है, आधार और बैंक की लिंकिंग से पारदर्शिता बढ़ी है, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया गया है और हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक हो सके। इन सभी बदलावों की वजह से भारत में इनफॉर्मल इकोनॉमी धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर में बदल रही है और इससे जीडीपी के आंकड़े लगातार मजबूत हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स की और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की यानी पीएलआई स्कीम की, 2019 में भारत ने कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए आकर्षण का माहौल बनाया था। पीएलआई स्कीम के जरिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला, खास तौर पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में इसका फायदा मिला भारत को।
भारत की जो यंग जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या में जो युवा शक्ति है, भारत की औसत उम्र की अगर हम बात करेंगे तो 35 वर्ष है, यानी हम एक युवा देश हैं। और यही जननांकिकी जो है यह हमें लाभ देती है, हमें अगली आर्थिक छलांग देने में मदद करता है। जरूरत है स्किल डेवलपमेंट की, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को सही दिशा देने की, ताकि ये युवा शक्ति देश के विकास में भागीदार बन सके। हम जब 5वीं बात करते हैं तो आईटी और फार्मा सेक्टर की, आईटी फार्मा सर्विस एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल भारत में देखा गया। भारत का सर्विस सेक्टर, खास तौर पर आईटी सेक्टर और डिजिटल सॉल्यूशन, आज दुनिया भर में इसकी डिमांड है। भारत की सर्विस एक्सपोर्ट्स जो है वो 2023-24 में करीब 340 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया। ये एक एक्सपर्ट ही है जो हमारे करंट अकाउंट को बैलेंस करता है और अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जो वैश्विक साझेदारी में भारत अब तेजी से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, FTA पर जो साइन कर रहा है, उसका भी असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। USA, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और कई अन्य देशों के साथ भारत लगातार समझौते किया है व्यापारिक दृष्टिकोण से, और अब बात चल रही है अमेरिका के साथ संभावित एग्रीमेंट की। इन समझौतों से भारत के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और विदेशी निवेशक अधिक भरोसा कर सकेंगे। जब विदेशी निवेशक हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो नो डाउट हमारी इकोनॉमी में वृद्धि होगी। FDI यानी कि विदेशी निवेश निरंतर वृद्धि हो रही है। जब देश की नीतियाँ स्थिर और भरोसेमंद होती हैं तो FDI यानी विदेशी निवेशकों की बढ़ोतरी होती है। 2023-24 में भारत ने करीब $1 बिलियन का FDI मिला था, जो साफ दिखाता है कि भारत को अब ग्लोबल मार्केट पर एक भरोसेमंद डेस्टिनेशन माना जाता है। नतीजे और निष्कर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये सभी कारण मिलकर के भारत को विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और अगर ये रफ्तार बनी रही तो हम बहुत जल्द जर्मनी को पीछे छोड़ करके टॉप 3 में आ सकते हैं। कैसे, अगर हम बात करें कैसे पहुंचा भारत इस चौथे नंबर पर, भारत में अर्थव्यवस्था हाल ही वर्षों में जबरदस्त तरीके से रफ्तार पकड़ी है। बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम उसकी बात करें GDP, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर नागरिक के जीवन बेहतर बना रहे। GDP केवल देश के आर्थिक साइज को दिखाता है, लेकिन असली मायने क्या है, प्रति व्यक्ति आय कितना विकास हो रहा है। जब हम जापान की तुलना करते हैं भारत के साथ में, तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है कुल GDP में, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति आय GDP में लगभग $880 है, जबकि जापान में $34,000 है। इसका मतलब यह है कि जापानी नागरिकों की समृद्धि और जीवन स्तर भारत के नागरिकों से औसत तौर पर बहुत बेहतर है। जीवन की गुणवत्ता की अगर हम बात करते हैं तो जापान में हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। वहाँ जीवन प्रत्याशा लगभग 84 साल है। जापान में पब्लिक टॉयलेट जैसे साधारण उदाहरण भी साफ सफाई और कल्चर का पता चलता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ जीवन प्रत्याशा कम है, लगभग 64% औसतन है। भारत में हेल्थ सेक्टर पर खर्च करने की अगर हम बात करेंगे 1.2% GDP का ही हमारे हेल्थ सेक्टर पर खर्च होता है। एजुकेशन में सुधार की जरूरत है, खास तौर पर पब्लिक स्कूलों में। भारत के साथ में कई चुनौतियां हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा भी कम है, 1% से भी कम है जहां पर हम रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं। शहरों में बुनियादी ढांचा बेहतर हो रहा, लेकिन श्रम, ट्रैफिक और सार्वजनिक परिवहन अभी भी बड़ी समस्या है। रोजगार, आय और असमानता और महंगाई जैसी चुनौतियां बरकरार है। लगातार जब हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें रोजगार की कमियां पाई जाती हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो नीति आयोग के जो CEO हैं सुब्रमण्यम अनुसार भारत में लगभग 2.5 से 3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है, या उनका कहना है, यानी कि नीति आयोग के CEO का। IMF और वर्ल्ड बैंक को आंकड़ों भी भारत को तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, लेकिन ग्लोबल रिस्क जैसे वैश्विक मंदी, तेल की कीमतों में वृद्धि और भारत की प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं। ये हमें आगे बढ़ने के लिए अगर हम जरूरी कदम की बात करेंगे तो हमें लगातार इन चीज़ों पर मेहनत करना होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो और जो भी तत्कालिक की घटनाएं हैं जो आपके ऊपर असर डालती हैं, जिसे हमें जानना होता है, उससे जुड़ने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।